Hello everyone. Today is 14th May 2020 and my chapter today is chapter number 9, Payment of Tax under GST Act. Payment of Tax under GST Act. In this chapter, before starting this chapter, मैं आपको थोड़ा बेसिक सा बताता हूँ इसके बारे में। ऐसा है, जीएसटी के अंदर जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे जीएसटी एक्ट के अंदर, अगर आप एक स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन करोगे तो हम उसे बोलते हैं बेसिकली इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई ट्रांजैक्शन करोगे, लाइक पंजाब से हरियाणा में, हरियाणा से पंजाब में, तो उसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। जब हम बात करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई की, इंट्रा स्टेट सप्लाई जब बिल बनाया जाएगा, इनवॉइस जनरेट होगा, तो उसमें दो तरह के टैक्स लगेंगे। वन इज CGST, वन इज SGST. CGST called to be a central GST act tax, SGST called as a state GST act, state GST. सेंट्रल प्लस स्टेट, सेंट्रल का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट का पैसा स्टेट के पास जाएगा। स्टेट की जगह अगर यूनियन टेरिटरी होगा तो यूनियन टेरिटरी के पास पैसे जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है जीएसटी के अंदर, सप्लाई हो रही है, तो उसके अंदर हम बात करेंगे इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं उसे। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, इन दैट केस जो बिल पे टैक्स लगाया जाएगा वो हम बोलते हैं IGST, दैट इज कॉल्ड अ इंटीग्रेटेड GST, जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट हैं बेसिकली, CGST भी है, SGST भी है। IGST का पैसा जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स के सप्लाई पे होता है या सर्विसेज पे होगा, उसका पैसा स्टेट और सेंटर 50-50% आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट अगर आप बात करो कि अगर हम सामान इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पे भी IGST लगता है। इंपोर्ट का पैसा, इंपोर्ट पे जो IGST लगेगा, IGST का पैसा सारा का सारा उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। स्टेट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ना कोई शेयरिंग होगी। इन एडिशन कुछ और रजिस्टर्ड पर्सन हैं, कुछ और कैटेगरीज हैं जो गवर्नमेंट अकाउंट में टैक्स जमा कराते हैं जीएसटी के अंदर, जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बेसिकली हम बात कर सकते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये जीएसटी वाला TDS है बेसिकली, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करा हुआ है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक आउटसाइडर गाड़ी लगी हुई है, टैक्सी लगा रखी है किसी ने, तो उस टैक्सी वाले को जो पेमेंट होती है, अगर वो पेमेंट एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा है, 2 या 2.5 लाख से ज्यादा है स्पेसिफाइड अमाउंट से पूरे साल के अंदर, तो उसके ऊपर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सर्विस ले रहा है उस टैक्सी की, उसको जीएसटी वाला TDS डिडक्ट करना पड़ेगा और डिडक्ट करके वो अमाउंट जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट अकाउंट में। टैक्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बेसिकली क्या है, जैसे ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक जो ऑपरेटर्स होते हैं वो TCS कलेक्ट करते हैं और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा कराते हैं। बेसिकली ये TDS और TCS ये GST वाला है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला अलग है, ठीक है। इन एडिशन जब आप टैक्स पे करोगे, चाहे वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए करो, चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई के लिए करो, चाहे वो इंपोर्ट पे करो, चाहे वो TDS पे कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या TCS कोई ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे कर रहा है, इन सब केसेस में जब आप पे करोगे तो डिले होगा तो इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी, फीस और एनी अदर पेमेंट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी मेड, वो करनी पड़ेगी आपको। बेसिकली जीएसटी के अंदर हम इन्हीं ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे पेमेंट से रिलेटेड। जीएसटी के अंदर मैं आपको बताता हूं, जीएसटी के अंदर एक बहुत यूनिक फीचर है जो पहले कभी नहीं था, जिसको हम बोलते हैं ई लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लेजर। ये एक यूनिक फीचर है जो ऐड किया गया जीएसटी एक्ट के अंदर।
बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स है जिसके अंदर आप जितना पैसा जमा करा रहे हो, जितना इनपुट ले रहे हो, जितना आपकी लायबिलिटी बनती है, वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली आप जब ऑनलाइन अपना लॉगिन आईडी डालोगे साइट पे जाके, जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाके, तो आपको डैशबोर्ड पे दिखा देगा कितनी आपकी लायबिलिटी बनती है, कितना टैक्स बनता है, कितना इंटरेस्ट है, कितना क्या, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। बेसिकली इट इज अ वेरी यूनिक फीचर अंडर जीएसटी। देखिए हम जो स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं हम सीजीएसटी एक्ट का, दैट प्रिस्क्राइब सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज कंटेन्ड अंडर सेक्शन 49 टू 53। 49 से लेकर 53 तक सेक्शन इसके अंदर कवर है। बेसिकली provision of payment of tax under GST CGST have also been made applicable to the IGST। जो प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं CGST एक्ट वाले वही सेम एप्लीकेबल है IGST के अंदर भी, दैट इज विद द वाइड सेक्शन 20 ऑफ द IGST एक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता क्या है, दैट डिफाइंड अंडर सेक्शन 49 read with rule 87 of the CGST rules। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक समरी है, इसमें जो भी आप डिपॉजिट कराते हो, पेमेंट कराते हो, जो भी मतलब डिपॉजिटर मतलब टैक्स पेयर की तरफ से जितना भी पैसा डिपॉजिट हो रहा है या पेमेंट हो रही है, वो सब वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज ऑल्सो मेंटेन्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल। सारे लेजर पोर्टल पे ही मेंटेन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हैज टू बी मेंटेन इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, इसका एक फॉर्म है उसमें मेंटेन होता है ऑन द कॉमन पोर्टल बाय अ पर्सन लायबल टू पे टैक्स। जो बंदा पे करना चाहता है टैक्स उसके कॉमन पोर्टल पे शो करेगा। दो तरह की मोड है हमारे पास, मोड ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। एक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो या एक ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन का मतलब आप समझते हो, जाके आप कैश जमा करा सकते हो, चालान भरो और कैश जमा कराओ। और जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन तो आपको पता ही है, ऑनलाइन बेसिकली एक फॉर्म है, बेसिकली उसमें सारी चीजें हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको आगे। हमारे पास मोड ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, हमारे पास ऑनलाइन मोड पेमेंट मोड भी है, ऑफलाइन पेमेंट मोड भी है। ऑनलाइन पेमेंट मोड हमारे पास है बेसिकली इंटरनेट के थ्रू आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। ऑनलाइन के अंदर डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो बेसिकली, और कोई लिमिट भी नहीं है। जब आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो सिस्टम तो कोई लिमिट नहीं है बेसिकली। अगर आप ऑफलाइन यूज कर रहे हो तो एनईएफटी करा सकते हो, आरटीजीएस करा सकते हो, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। एनईएफटी आरटीजीएस कोई लिमिट नहीं है। ओवर द काउंटर आप बैंक में जाके चालान भर के ओवर द काउंटर कैश जमा करा सकते हो, बट कैश इज अलाउड ओनली 10,000, बस 10,000 तक ही अलाउड है पर चालान पर टैक्स पीरियड बाय कैश चेक और डिमांड ड्राफ्ट, मतलब 10,000 तक ही अलाउड है ओवर द काउंटर। एनी अदर मोड एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, इसके बाद कोई और मोड होगी दैट इज टू बी प्रेस्क्राइब्ड। एनईएफटी बेसिकली स्टैंड्स फॉर द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं इसको। आरटीजीएस बेसिकली क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मोड ऑफ डिपॉजिट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कराने का तरीका, ऑनलाइन कराओ या ऑफलाइन कराओ। ऑफलाइन में ओवर द काउंटर में रिस्ट्रिक्शन है 10,000 पर चालान, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटरनेट एनईएफटी आरटीजीएस करो, डेबिट करो, क्रेडिट करो, कार्ड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओवर द काउंटर लिमिट, जो हमने भी बात करी 10,000 की, वो लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होगी इन सिचुएशंस में। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पर्सन किसी पर्सन को कमिश्नर नोटिफाइड सर्टेन पर्सन, कमिश्नर ने अगर नोटिफाई किया किसी पर्सन को दैट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन दैट केस द लिमिट ऑफ ओवर द काउंटर ऑफ 10,000 पर चालान इज नॉट एप्लीकेबल। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करा सकता है। प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज। अब किसी से रिकवरी लेनी है, डिपार्टमेंट ने मान लो जाके विजिट करा और वहां से 5 लाख की रिकवरी आ गई। 5 लाख की जो रिकवरी है डिपार्टमेंट जमा तो कराएगा, दैट इज अ कैश अमाउंट अगर कैश मिला है तो। टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज, अगर किसी के आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिकवर करने हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच के रिकवरी हो रही है या किसी भी मूवेबल इमूवेबल चीजों को सेल करके हो रही है, तो जो पैसा रिकवर हो रहा है तो वो ओवर द काउंटर जाके चालान भर के जमा हो जाएगा। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 10,000 से ज्यादा नहीं होगा पर चालान। दिस इज different situations. To cover the amount by way of cash, check, demand draft during investigation,
इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कुछ पैसा मिलता है, चेक, ड्राफ्ट, ये भी आप जमा करा सकते हो। एनी एड हॉक डिपॉजिट चलेगा, मतलब जितना मर्जी अमाउंट जमा कराओ बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेमेंट बाय चालान। जब देयर आर सर्टेन डिफरेंट तरह की कुछ एब्रीविएशंस यूज होती हैं जब आप चालान भरते हो। तो फर्स्ट वन इज अ CPIN। CPIN इज अ कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर चालान के लिए क्रिएट होता है, क्रिएटेड फॉर एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड बाय द टैक्स पेयर। जब भी टैक्स पेयर जनरेट करेगा, हर एक चालान के लिए कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा। ये 14 डिजिट का नंबर है, यूनिक नंबर है टू आइडेंटिफाई द चालान। इट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज ओनली। दैट इज अ कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर हम बात करते हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर की, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? It is generated by the banks once the payment in lieu of the generated चालान is successful। एक बार आप पेमेंट कर देते हो तो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, पेमेंट सबमिट करते हो ना, जैसी पेमेंट हो जाती है उसके बाद ये नंबर जनरेट होता है, CIN। दैट CIN शो करता है, ये 17 डिजिट नंबर होगा जिसमें कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर के 14 डिजिट तो आएंगे ही आएंगे, प्लस 3 डिजिट बैंक कोड के भी आएंगे इसमें। ये एक इंडिकेशन है कि आपकी पेमेंट रियलाइज हो गई है और क्रेडिट हो गई है गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर, मतलब आपका पैसा रियलाइज हो गया है और गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम सिन बोल रहे हैं, CIN, इज कम्युनिकेटेड बाय द ऑथराइज्ड बैंक टू टैक्स पेयर एज वेल एज GST। दैट इज कम्युनिकेटेड, बेसिकली कम्युनिकेट करा जाएगा टैक्स पेयर को एंड एज वेल एज GST। ओके, नेक्स्ट आता है BRN। BRN बेसिकली स्टैंड फॉर द बैंक रेफरेंस नंबर। इट इज अ ट्रांजेक्शन, इट इज बेसिकली अ ट्रांजेक्शन नंबर गिवन बाय द बैंक फॉर अ पेमेंट अगेंस्ट अ चालान। जब आप पेमेंट करते हो तो एक BRN, आप जब पेमेंट करोगे तो दो चीजें, CIN भी आ जाएगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, और बैंक रेफरेंस नंबर भी आता है। बैंक रेफरेंस नंबर एक बेसिकली ट्रांजेक्शन नंबर है that is given by a bank for a payment against a चालान, जिस चालान की अगेंस्ट पेमेंट करिए, कल को ट्रैक करने में इजी रहता है। तो ये BRN नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, बेसिकली बैंक प्रोवाइड करेगा फॉर अ पेमेंट ऑफ अगेंस्ट चालान। ओके, आपको CIN पता लग गया, ये पता लग गया। उसके बाद आता है देखिए इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, जिसको हम बोलते हैं E-FPB। इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच क्या होती है? ये कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जिनको ऑथराइज करा गया GST का पैसा कलेक्ट करने के लिए लोगों से। मतलब बेसिकली आप ब्रांच है, ब्रांच में जाके जमा कराओगे आप पैसे। कुछ ऑथराइज्ड बैंक्स हैं, बेसिकली ब्रांचेस हैं जो कलेक्ट कर सकती है, सारी नहीं कर सकती। ईच ऑथराइज्ड बैंक विल नॉमिनेटेड ओनली वन ब्रांच। एक बैंक ऑथराइज हो गया, वो नॉमिनेट करेगा ओनली वन ब्रांच एज अ इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच फॉर पैन इंडिया ट्रांजैक्शंस के लिए। NEFT RTGS की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए RBI एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच के लिए बाकी RBI एक्ट करेगा NEFT और RTGS के लिए। देखिए, मैनुअल और फिजिकल चालान्स अलाउड नहीं है GST के अंदर, मतलब मैनुअल चालान इज नॉट अलाउड। इट इज मैंडेटरी टू जनरेट चालान ऑनलाइन। आपको जरूरी है ऑनलाइन चालान जनरेट करना। सिंगल चालान प्रेस्क्राइब्ड, एक ही सिंगल चालान है जिसके अंदर टैक्स भी पता लग जाएगा आपको, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर पेमेंट अंडर द GST एक्ट, वो सारी पता लग जाएगी। इसकी वैलिडिटी बेसिकली 15 डेज की है। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो पेमेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड थ्रू कॉमन पोर्टल। अनरजिस्टर्ड पर्सन भी पेमेंट कर सकता है, एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा कॉमन पोर्टल के थ्रू। ओके, जनरली क्या रहता है, NEFT RTGS
पेमेंट हैज टू बी सबमिटेड इन द बैंक। उनकी वैलिडिटी मैंने आपको बता दी 15 डेज है। एनईएफटी आरटीजीएस की वैलिडिटी भी कितनी, ई चलान की वैलिडिटी 15 डेज है, एनईएफटी आरटीजीएस की भी 15 डेज है बेसिकली। एक बार सक्सेसफुली क्रेडिट हो जाएगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा, एक CIN नंबर मैंने आपको पीछे बताया वो जनरेट होता है बाय द कलेक्टिंग बैंक विच विल इंडिकेट इन द चालान। देखो मान लेते हैं मैंने 50,000 रुपए जमा कराना है टैक्स का, तो मैं बैंक में जाके जमा कराऊंगा और बैंक गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराएगी। तो जैसे ही गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा, पैसा चला जाएगा, तब जनरेट होगा चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर ये बैंक जनरेट करके मेरे को देगा कि ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिससे पता लग रहा है कि आपका पैसा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्रोप्रिएटली चला गया। ठीक है, ओके, यहाँ बदल के ये देखिए, जब आप there is a section that is 49 subsection 3 of the CGST Act that lays down the following things। किस तरह से हम पैसा यूटिलाइज करेंगे, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, आपने ज्यादा जमा करा दिया या ITC या जिस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, जो पैसा पड़ा हुआ है वो यूज किस पर्पस के लिए कर सकते हो। You can use that amount of payment, you can use that amount of money for the payment towards the tax के लिए, interest के लिए, penalty के लिए, fees के लिए, या कोई और amount that is any other manner prescribed। लेजर जब भी आप ओपन करोगे तो लेजर हमारे पास, लेजर के अंदर दो तरह के हेड्स की बात है, वन इज अ मेजर हेड, वन इज अ माइनर हेड। अगर आप मेजर हेड की बात करोगे तो मेजर हेड उसके अंदर आएंगे IGST, CGST, SGST, सेस। बेसिकली ये माइनर मेजर का इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब आप चालान पे कर रहे हो तो आपसे पूछेगा कि क्या पेमेंट, किस नेचर ऑफ पेमेंट क्या कर रहे हो, आप टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स भी कौन सा, IGST, SGST, अप्रोप्रिएटली कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए वो यहीं से पता लगेगा। अगर आप गलत भरोगे तो मिसमैच हो जाएगा बेसिकली। अगर आपने IGST वाला पैसा SGST में डाल दिया तो वैसी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मिसमैच हो जाएगा बेसिकली, कल को आपको ही दिक्कत आएगी। मेजर हेड IGST, CGST, SGST, UTGST, सेस आता है। माइनर के अंदर आता है, माइनर हेड्स में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर्स, ये सारी चीजें आ जाएगी। ओके, आपको थोड़ा बेसिक सा इंट्रो पता लग गई इसकी, क्या क्या है इसके अंदर। अभी हमने ये पता लग गया, चालान से पता लग गया, मोड ऑफ डिपॉजिट क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आपको पता लग गया पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में, मोड क्या था, ऑनलाइन ऑफलाइन पता लग गया, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं, ओवर द काउंटर, पेमेंट ऑफ चालान, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर पता लग गया। फिर पता लग गया इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच क्या है, फिर आपको इसकी बेसिक कंडीशंस पता लग गई, और उसके बाद पता लग गया आपको किस तरह से हम यूटिलाइज कराएंगे अमाउंट जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, इस क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।